अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। तो आज हम क्लास 9 चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स का एक नया लेक्चर और आज हम करने वाले हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो अब तक के लिए बेटा हमने केमिकल बॉन्डिंग को डिस्कस किया, जिसमें हमने आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड और मेटेलिक बॉन्ड को डिस्कस किया। ये केमिकल बॉन्ड्स थे, इसको हमने कवर कर लिया। अब जरा स्पेशल टाइप्स की फोर्सेस हैं, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस आपके पास होती क्या है। तो याद रखें, देखिए यहां पर इंटर मोलिक्यूलर फोर्सेस, अगर बेटा आप इस वर्ड पे गौर करें ना कि इंटर मोलिक्यूलर फोर्सेस, इंटर का मतलब होता है बिटवीन। इसका क्या मतलब है? बिटवीन। मोलिक्यूलर वर्ड डेफिनेटली कहां से निकला है? मोलिक्यूल से। और फोर्सेस, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बेटा वो फोर्सेस हैं जो दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान पाई जाती हैं। अच्छा, हमने आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड्स को डिस्कस किया। तो वो आपके पास क्या था कि दो एटम्स के दरमियान जो फोर्सेस पाए जाएं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन टू एटम्स, उसको हम कहते थे केमिकल बॉन्ड। ओके, वो फोर्स जो दो एटम्स को आपस में जोड़ के रखती है, जैसे आपके पास एक हाइड्रोजन एटम ये है, इस एक और हाइड्रोजन एटम ये है, इनके दरमियान ये बना बॉन्ड, इसको हम कहते थे कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, ये है आपके पास केमिकल बॉन्ड, सही है, जिसने दो एटम्स को आपस में जोड़ा है। अब इसको तो हम कहते थे केमिकल बॉन्ड। अब बेटा जो मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़कर रखती है, उस फोर्स को हम कहते हैं इंटरमोलिक्यूलर फोर्स। तो पहले मैंने आपको इस वर्ड का मीनिंग समझाया कि वो फोर्सेस जो किसी मॉलिक्यूल के इन बिटवीन पाई जाएं, उसको हम कहते हैं इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस। और ये केमिकल बॉन्ड से जरा हटकर है, हम ये डिफरेंस भी देखेंगे कि केमिकल बॉन्ड में और इंटरमोलिक्यूलर फोर्स में बेसिकली क्या डिफरेंस है, कौन सा फोर्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, कौन सा फोर्स आपके पास वीक होता है। तो बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स के कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि ये फोर्सेस किस तरह की होती हैं। तो चलें प्यारे बच्चों, हेडिंग लगाते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। तो जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि वो फोर्सेस जो मॉलिक्यूल्स के इन बिटवीन पाई जाए, उसको हम इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन present between the molecules are called इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। तो ये तो हुई आपके पास डेफिनेशन। अब यहां पर क्वेश्चन ये राइज होता है कि सर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ये केमिकल बॉन्ड से स्ट्रॉन्ग होती हैं या वीक होती हैं? ओके, मतलब कौन सी फोर्सेस ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब केमिकल बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है या इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं? तो बेटा याद रखें कि केमिकल बॉन्ड आपके पास ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है एज कंपेयर टू इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। मतलब कि जैसे कोवेलेंट बॉन्ड की एग्जांपल ले लें, कोवेलेंट बॉन्ड एक केमिकल बॉन्ड है जो दो एटम्स के दरमियान पाया जाता है। तो जो दो एटम्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है एज कंपेयर टू
उन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के से जो दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान पाई जाती हैं। तो याद रखेंगे कि केमिकल बॉन्ड इज मोर स्ट्रोंगर देन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। तो हम ये लिख सकते हैं पॉइंट बनाकर कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, intermolecular forces are weak forces as compared to chemical bond। ओके, केमिकल बॉन्ड से ये वीक फोर्सेस होती हैं। अच्छा, अगर इसकी एग्जांपल लें कि सर इंटरमोलिकुलर फोर्स की एग्जांपल क्या है, तो पहले हम ये समझते हैं कि इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे है। ठीक है, कि इंटरमोलिकुलर फोर्स की रिप्रेजेंटेशन, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो प्यारे बच्चों याद रखेंगे कि इस तरह डॉटेड लाइन से इन फोर्सेस को हम जो है वो डोनेट करते हैं। ओके, केमिकल बॉन्ड को कैसे करते थे, एक सिंगल लाइन लगाकर। ठीक है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। ओके, तो ये है आपका केमिकल बॉन्ड। लेकिन जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं उनको हम इन डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अच्छा, अब अगर इसकी एग्जांपल लें तो प्यारे बच्चों एक एग्जांपल जो आपकी बुक पर है, बहुत खूबसूरत कर बनी है, उसी की एग्जांपल लेते हैं। HCl का मॉलिक्यूल है आपके पास, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, देखें H और Cl। अच्छा, हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान ये जो बॉन्ड बना है दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड, जो कि केमिकल बॉन्ड है। अच्छा, अब आप मुझे बताएं कि ये जो बॉन्ड है, ये जो कोवेलेंट बॉन्ड बना है, प्यारे बच्चों इसकी नेचर क्या है, ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है या नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। तो हमने मेटेलिक बॉन्ड से पहले पोलर और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड का कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि जो बॉन्ड दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम के दरमियान बने जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो, उस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस भी है। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.2 और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.2, मतलब कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। तो यहां पर मैं इसको रेज कर रहा हूं, ये बॉन्ड ना पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, मतलब कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं शिफ्टेड टुवर्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्लोरीन, इस पर आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस पर आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इतनी बातें क्लियर हैं? वेरी गुड, ये बातें पिछले लेक्चर्स में हो चुकी हैं। अच्छा, अब क्या HCl का एक ही मॉलिक्यूल है? नहीं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं आपके पास। लेट्स सपोज एक और हम मॉलिक्यूल यहां पर ड्रॉ करते हैं HCl। ओके, सिमिलरली यही आपके पास। अब यदि आपके पास एक पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है तो शिफ्ट होंगे इलेक्ट्रॉन टुवर्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, यहां पर आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यहां पर आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, एक और अगर हम HCl का मॉलिक्यूल ले लें, ये देखें, अब यदि आपके पास सिमिलरली इस पर आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस पर आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है, दो एटम्स के दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड। अच्छा, अब ये जो आपके पास मॉलिक्यूल्स हैं बेटा, यहां पर देखो, इस मॉलिक्यूल का एक एंड पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, एक एंड पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, पोलैरिटीज इंड्यूस्ड हो गई है। ओके, यहां पर भी ऐसे ही, यहां पर भी ऐसे ही। अब देखिए, एक मॉलिक्यूल का नेगेटिव दूसरे मॉलिक्यूल के पॉजिटिव को बेटा अट्रैक्ट करता है। यू देखिए, ये मॉलिक्यूल है, इसके एक एंड पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, तो दूसरे मॉलिक्यूल का जो पॉजिटिव चार्ज है वो इसके नेगेटिव से क्या होगा, अट्रैक्शन शो करेगा। अनलाइक चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो देखो, अगर इस मॉलिक्यूल का नेगेटिव है तो वो दूसरे मॉलिक्यूल के पॉजिटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ओके, अब ये जो अट्रैक्शन है, मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो फोर्स है, ये वो फोर्स है जो दो मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़कर रखती है। ठीक है, अब ये जो बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान, इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही तो हम इंटर
मोलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। ओके, अब यहां पर देखो, इस मॉलिक्यूल, इसका पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस मॉलिक्यूल का पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन शो करेंगे तो इनके दरमियान कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगी। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या नाम देते हैं? इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस। अच्छा, यहां पर देखिए, अगर यहां पर हम देखें ClH, सिमिलरली इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, इसने इलेक्ट्रॉन खींचे, इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, इस पर पार्शियल पॉजिटिव। अच्छा, अब जैसे ही HCl का मॉलिक्यूल इसके पास आएगा तो यहां पर देखिए बेटा, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि ये मॉलिक्यूल खुद ब खुद अरेंज इस तरह होगा कि इसका नेगेटिव और इसका पॉजिटिव एक दूसरे के पास आएगा। अगर इसी तरह ये मॉलिक्यूल यहां से पकड़कर मैं इसके पास लेकर आऊं तो बेटा इसका नेगेटिव इसके नेगेटिव को क्या करेगा? रिपेल करेगा, रिपल्शन शो होगी। देखिए, नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे के पास आएंगे तो क्या होंगे? रिपल्शन, है ना। देखिए, ये एक दूसरे के पास आएंगे तो ये एक दूसरे को बाहर उधर धकेलेंगे कि भाई मेरे ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, आपके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, तो आप मुझसे दूर हो जाए। तो ये होगा क्या कि जैसे ही ये नेगेटिव नेगेटिव के दरमियान रिपल्शन होगी तो ये मॉलिक्यूल खुद को इस तरह यूं अरेंज करेगा कि आपके पास ये H यहां पर और क्लोरीन यहां पर आ जाएगा। ठीक है, मतलब इसको इसने खुद को यूं इस एंगल पर रोटेट कर लिया। अब इस पर पार्शियल नेगेटिव, इस पर पार्शियल पॉजिटिव, अब इनके दरमियान जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान, तो इसी को हम क्या कहते हैं? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। तो मॉलिक्यूल्स खुद को इस तरह अरेंज करते हैं कि एक मॉलिक्यूल का नेगेटिव एंड दूसरे मॉलिक्यूल के पॉजिटिव एंड पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है, उसको हम क्या कहते हैं? इंटरमोलिकुलर फोर्स कहते हैं। ओके, वेरी गुड, मतलब आपको इंटरमोलिकुलर फोर्स का कॉन्सेप्ट समझ आया। दूसरे एग्जांपल में अगर आपको सिंपल सी दूं, देखिए वाटर मॉलिक्यूल है HOH। कितना गंदा सर लिखते हैं आप जी, HOH। देखिए वाटर मॉलिक्यूल है, अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस पर पार्शियल पॉजिटिव, इस पर पार्शियल पॉजिटिव। अच्छा, अब ये वाटर का एक मॉलिक्यूल है, इस तरह बहुत हजारों लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल्स होंगे। अच्छा, अगर एक और हम HOH, मतलब इस तरह मैंने ड्रॉ कर दिया, एक और वाटर मॉलिक्यूल है, इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इस पर पार्शियल पॉजिटिव, इस पर पार्शियल नेगेटिव। अब ये आपके पास एक मॉलिक्यूल, एक ये मॉलिक्यूल, बेटा इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो ये आपके पास जो दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हुई, उसको हम क्या कहते हैं? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। तो देखो, इस मॉलिक्यूल का पॉजिटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव इस मॉलिक्यूल के पार्शियल नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, इस मॉलिक्यूल का पार्शियल नेगेटिव इस मॉलिक्यूल के पार्शियल पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़कर रखेगी, जिसको हम इंटरमोलिकुलर फोर्स का नाम देते हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। क्लियर है इंटरमोलिकुलर फोर्स का कॉन्सेप्ट? वेरी गुड। अच्छा, हमने डिस्कस किया कि ये जो आपके पास इंटरमोलिकुलर फोर्स है ये वीक होती हैं एज कंपेयर टू केमिकल बॉन्ड। अच्छा, अब देखिए, इसको मैं अरेंज करने लगा हूं, यहां तक काफी है। अच्छा, अब यहां पर देखें बेटा कि ये जो आपके पास इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है ये वीक है, ये जो केमिकल बॉन्ड है ये स्ट्रॉन्ग है। इसकी एग्जांपल क्या है? देखें, अगर आपके पास एक HCl मॉलिक्यूल है बेटा, आपके पास एक HCl मॉलिक्यूल है, ओके, और ये आपके पास लिक्विड फॉर्म में है, इसी में आपके पास, ओके। अब ये जो HCl मॉलिक्यूल के दरमियान इंटरमोलिकुलर फोर्स है, इनको अगर आपने ब्रेक डाउन करना हो, सही है, आप पहले ये समझे कि अगर आपके पास HCl बेटा लिक्विड फॉर्म में है ना, तो उसको आप अगर HCl गैस की फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें, मतलब कि लिक्विड स्टेट से गैस की स्टेट में लेकर जाना चाहें, तो उसके दरमियान की इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। सही है बेटा, इंटरमोलिकुलर फोर्स ने ही तो दो मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़कर रखा है। सही है, तो लिक्विड फॉर्म में बहुत सारे HCl के मॉलिक्यूल्स हैं और उन मॉलिक्यूल्स को किसने जोड़ा? इंटरमोलिकुलर फोर्स ने।
तो जब आप HCl लिक्विड से HCl गैस में जाना चाहेंगे तो आप क्या करेंगे कि इनके दरमियान की ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, इसको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। सही है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि सर इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्स को ब्रेक डाउन करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? तो याद रखें कि 1 मोल HCl के दरमियान इंटरमोलिकुलर फोर्स को ब्रेक डाउन करने के लिए हमें 17 किलो जाउल एनर्जी चाहिए। ठीक है, मतलब 17 किलो जाउल एनर्जी दोगे ना तो आपके पास ये इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ब्रेक डाउन हो जाएंगी। क्लियर है? अच्छा, अब आप कहें कि सर हम HCl का मॉलिक्यूल जो गैस में है इसको अलग अलग करके H पॉजिटिव H हाइड्रोजन अलग करना चाहते हैं और क्लोरीन अलग करना चाहते हैं। ठीक है, पहले हमने क्या किया, लिक्विड से गैस में गए। अब आप कह रहे हैं कि सर हम HCl मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करके हाइड्रोजन गैस अलग करना चाहते हैं और क्लोरीन गैस अलग करना चाहते हैं। तो अब पहले आपने ये इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ब्रेक डाउन की, अब अगर ये हाइड्रोजन और क्लोरीन अलग अलग करना चाहोगे तो आपको ये केमिकल बॉन्ड ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, फिर ही हाइड्रोजन और क्लोरीन अलग होंगे आपस में। अच्छा, तो बेटा इस केमिकल बॉन्ड, ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है, इसको ब्रेक डाउन करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए होगी? तो याद रखेंगे कि इस हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान जो कोवेलेंट बॉन्ड है इसको ब्रेक डाउन करने के लिए आपको 430 किलो जाउल एनर्जी चाहिए 1 मोल के लिए। हाय हाय, देखो कंपैरिजन करें, कहां 17 किलो जाउल, कहां पर 430 किलो जाउल। ठीक है, तो देखो जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा उसको तोड़ना मुश्किल है, ईंट को तोड़ना आसान है, पत्थर को तोड़ना मुश्किल है। पत्थर के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होंगी, ईंट को तोड़ना बहुत आसान है ना। तो यहां पर देखिए कि अगर आप मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को ब्रेक डाउन करना चाहें तो सिर्फ 17 किलो जाउल पर मोल एनर्जी चाहिए, ये ब्रेक हो जाएंगी। लेकिन अगर आप इनके दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक डाउन करना चाहें, मतलब हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान जो केमिकल बॉन्ड को ब्रेक डाउन करना चाहें, तो उसके लिए आपको 430 किलो जॉल पर मोल की एनर्जी चाहिए, फिर ये जाकर आपके पास केमिकल बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा। तो यहां पर आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि विच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मोर स्ट्रोंगर। तो याद रखेंगे, जैसे मैंने आपको पहले लिखवाया कि केमिकल बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है एज कंपेयर टू इंटरमोलिकुलर फोर्स। यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाई इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक फोर्सेस एज कंपेयर टू केमिकल बॉन्ड। सही है, तो आप इस HCl के एग्जांपल से आप क्लियरिफाई कर सकते हैं कि HCl के दरमियान इंटरमोलिकुलर फोर्स को ब्रेक डाउन करने के लिए 17 किलो जॉल पर मोल एनर्जी चाहिए और HCl के दरमियान केमिकल बॉन्ड को ब्रेक डाउन करने के लिए 430 किलो जॉल पर मोल की एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, फिर जाकर केमिकल बॉन्ड जो है वो ब्रेक होगा। क्लियर है इतनी बातें? अच्छा, अब प्यारे बच्चों, हम अगर इसके इंपॉर्टेंस को समझना चाहें कि आखिर इंटरमोलिकुलर फोर्स की सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंट, या हम पढ़ क्यों रहे हैं, इससे हमें क्या पता चलेगा। ठीक है, इसको रेज कर दूं। ओके, अब अगर इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें, देखिए आपकी बुक में सिर्फ डेफिनेशन है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, मैंने आपको कंप्लीट कॉन्सेप्ट देना है। ठीक है, आपको पता चले कि यार हम पढ़ क्या रहे हैं आखिर। सही है, मजा आ रहा है ना? हाँ, वेरी गुड। यहां पर देखिए, अगर इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें, इंपॉर्टेंस ऑफ इंटर मोलिक्यूलर फोर्स। अच्छा, मैं आपको एक लाइन लिखवाऊंगा बेटा, द फिजिकल स्टेट्स, फिजिकल स्टेट्स क्या होती हैं? किसी चीज का लिक्विड होना, किसी चीज का गैस होना, किसी चीज का सॉलिड होना, तीन ही फिजिकल स्टेट्स हैं आपके पास। फिजिकल स्टेट्स एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इवेपोरेशन, फ्रीजिंग पॉइंट, उसका क्या कहते हैं, वेपोराइजेशन हो गया, ठीक है, डिफ्यूजन हो गया, ये सारी चीजें आपके पास आती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज में। अब याद रखें, कोई भी सब्सटेंस है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और उसकी फिजिकल स्टेट, आया कि वो सॉलिड में होगा, लिक्विड में होगा, गैस में होगा,
ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स के ऊपर। मतलब कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ये डिसाइड करेगी कि कौन सा सब्सटेंस लिक्विड में होगा, कौन सा सब्सटेंस सॉलिड में होगा, कौन सा सब्सटेंस गैस में होगा। तो देखो कितनी इसकी इंपॉर्टेंस है ना। यही चीज डिसाइड करेगी कौन सा सॉलिड, कौन सा लिक्विड, कौन सा गैस, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, किसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, किसकी फ्री मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, किसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, किसकी एवेपोरेशन ज्यादा होगी, किसकी एवेपोरेशन कम होगी। तो यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बेटा जो आपके पास इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है यही डिसाइड करेंगी। ठीक है, तो हम लाइन क्या लिखेंगे इसकी, अगर इंपॉर्टेंस पूछ ली जाए तो राइट डाउन द इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। तो आप कहेंगे, देखें, दी फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट में क्या आता है, गैस, लिक्विड, सॉलिड। ओके, किसी भी चीज की फिजिकल स्टेट एज वेल एज फिजिकल प्रॉपर्टीज फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या आता है, सच एज बॉइलिंग पॉइंट, है ना, बॉइलिंग पॉइंट आ गया, मेल्टिंग पॉइंट आ गया, उसका फ्रीजिंग पॉइंट आ गया, और क्या आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज में, उसकी एवेपोरेशन आ गई। इन पॉइंट्स को भी कवर करते हैं। एवेपोरेशन आ गई, वेपोराइजेशन आ गई, डिफ्यूजन आ गया, एटसेट्रा, है ना। अच्छा, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड्स ऑन दी इंटर मोलिक्यूलर फोर्सेस। बस ये इसकी इंपॉर्टेंस आपने याद रखनी है कि किसी भी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज हो या केमिकल प्रॉपर्टीज हो वो इंटरमोलिकुलर फोर्स के ऊपर डिपेंड करती हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, यहां पर देखें, कोई एक एग्जांपल ले लें, जैसे इस पॉइंट को लेकर चलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। अब देखें बेटा, मैं आपके सामने दो सब्सटेंसेस लिखता हूं, एक वाटर H2O और एक मैंने लिखा एथेनॉल, ठीक है, C2H5OH। ठीक है, एथेनॉल है आपके पास और ये वाटर है आपके पास, ये वाटर है और ये आपके पास है एथेनॉल, अल्कोहल जिसको बोलते हैं। ठीक है, अब अगर इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट्स को डिस्कस करें ना, कि इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, इसका बॉइलिंग पॉइंट है, मतलब किस टेम्परेचर पर ये लिक्विड्स बॉयल होते हैं। ठीक है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है। अब अगर एथेनॉल की बात करें तो बेटा एथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट है 78 डिग्री सेंटीग्रेड, ये इसका बॉइलिंग पॉइंट है। अब देखिए, होते दोनों ही लिक्विड हैं, जिस तरह पानी होता है ना, एथेनॉल भी इसी तरह होती है। मतलब कि एक गिलास में अगर आपको पानी और एक में एथेनॉल दे दी जाए ना, तो आप देखकर नहीं बता सकते कि कौन सा आपके पास अल्कोहल है, कौन सा आपके पास वाटर है, दोनों कलरलेस होते हैं। ओके, लेकिन क्या वजह है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 है, मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा तो ये बॉयल होगा, मतलब इसके वेपर्स बनना शुरू हो जाएंगे। आप घर में चूल्हे पर बेटा जब पानी को चूल्हे के ऊपर रखते हो तो क्या एकदम से वो गायब हो जाता है, नहीं, आहिस्ता आहिस्ता वो हीटअप होना शुरू होता है, फिर उसके बबल्स बनना शुरू होते हैं, फिर आप देखते हैं कि वो स्टीम बनना शुरू हो जाती है। तो वो किस टेम्परेचर पर स्टीम बनती है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल होता है, लेकिन जो एथेनॉल है ये 78 पर ही बॉयल हो जाता है। उसकी वजह आप ये कहेंगे कि सर वाटर के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा हैं और एथेनॉल के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कम है। अब ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं तो उनको ब्रेक डाउन करना मुश्किल है। देखो, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, जैसे मैंने आपको बताया, तो स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हैं तो उसको ब्रेक डाउन करना मुश्किल है। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक हैं तो उसको ब्रेक डाउन करना आसान है। तो जो वाटर है
इसके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती हैं एज कंपेयर टू एथेनॉल। सही है, तो देखो अगर इसके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हैं तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक हैं तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम है, दैट इज 78 डिग्री सेंटीग्रेड। तो देखा इंटरमोलिकुलर फोर्स ने ये डिसाइड किया है कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, किसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। सही है, तो आप ये कहेंगे यहां पर कि जो आपके पास वाटर है, वाटर का जो इसके दरमियान जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है, इंटर मोलिकुलर फोर्स ये ज्यादा है एज कंपेयर टू एथेनॉल। दैट्स व्हाई वाटर हैज हाई बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू एथेनॉल। इसके अंदर ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा है आपके पास। सही है, तो देखो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एक ऐसा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो डिसाइड करता है कि उसका क्या बॉइलिंग पॉइंट, किसका हाई है किसका कम है। इसीलिए मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा है किसका कम है ये भी इंटरमोलिकुलर फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, जैसे वेपोराइजेशन है तो यहीं से आप समझ लें कि वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाकर वेपर्स बनेंगे और एथेनॉल के 78 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही वेपर्स बनना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, वेपोराइजेशन क्या है, लिक्विड का गैस में कन्वर्ट हो जाना, वेपर्स बन जाना, दैट इज कॉल्ड वेपोराइजेशन। सही है, अच्छा वेपोराइजेशन वो भी आपके पास वेपर्स का बनना। डिफ्यूजन आपके पास क्या है, किसी दो चीजों का आपस में मिक्सअप हो जाना, गैसेस का डिफ्यूज हो जाना। बेसिकली ये जितने भी टर्म्स है ना आपके पास, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, एवेपोरेशन, वेपोराइजेशन, डिफ्यूजन, ये आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 5 फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर, उसमें हम ये सारी चीजें कवर करेंगे। ठीक है, एक एक चीज को इन डिटेल पढ़ेंगे, अभी के लिए आप याद रख सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो डिफ्यूजन भी आपके पास यही होता है कि किसी दो चीजों का एक दूसरे के अंदर मिक्सअप हो जाना, डिफ्यूज हो जाना, उसको हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास वाटर है तो वाटर के अंदर आप इंक के एक दो ड्रॉप डाल दें तो क्या आपके पास इंक के ड्रॉप जब आपने वाटर में डाले तो देखा आपने पूरा का पूरा, अगर एक ग्लास है उसमें सिर्फ अगर 2-3 ड्रॉप्स भी आप इंक के डालें तो सारे का सारा ग्लास का कलर रेड हो जाता है, अगर रेड इंक है, ब्लू हो जाएगा अगर ब्लू इंक है। तो वो क्या है कि दो लिक्विड्स आपस में डिफ्यूज हो गए, मिक्सअप हो गए। अब गैसेस का डिफ्यूज होना क्या है, दो गैसेस आपस में मिक्सअप हो जाएं। जैसे एटमॉस्फेयर है बेटा, एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, बहुत सारी गैसेस हैं, तो ये गैसेस भी एक दूसरे के अंदर डिफ्यूज हुई हुई हैं। ठीक हो गया ना, तो ये आपके पास डिफ्यूजन होता है। अब डिफ्यूजन भी डिपेंड करती है इंटरमोलिकुलर फोर्स के ऊपर, तो ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो यहां तक आपका इंपॉर्टेंस था इसका कि कोई भी आपकी फिजिकल स्टेट हो, फिजिकल प्रॉपर्टी हो, डिपेंड करती है इंटरमोलिकुलर फोर्स के ऊपर, और ये इसकी क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स है। सही हो गया। अच्छा, अब लास्ट के एक दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बेटा, फोर्सेस हमने इंटरमोलिकुलर फोर्स को डिस्कस किया, एक आपको कंपैरिजन करवाना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको रेज कर दूं। अच्छा, अब आपको एक कंपैरिजन करवाना है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक हमने डिस्कस की इंटरमोलिकुलर फोर्स, सही है, इंटरमोलिकुलर फोर्स आप समझ गए कि सर जहां भी इंटरमोलिकुलर फोर्स का वर्ड आएगा उसका मतलब है वो फोर्स जो दो मोलिक्यूल्स के दरमियान होती है। अच्छा, एक बेटा होती है इंट्रामोलिक्यूलर फोर्स, क्या होती है, इंट्रा, सिर्फ एक वर्ड का डिफरेंस है, इंटरमोलिकुलर फोर्स और एक इंट्रामोलिकुलर फोर्स। बेसिकली दोनों ही आप पढ़ चुके हैं, लेकिन बस ये कंपैरिजन करना इंपॉर्टेंट है इसका। क्या है, एक है आपके पास इंटर मोलिकुलर फोर्स, उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, इंट्रा की लिखते हैं। एक हो गया इंट्रा मोलिकुलर फोर्स। चलिए, पहले मैंने डेफिनेशन लिखा है इंटरमोलिकुलर फोर्स, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन द मोलिक्यूल इज कॉल्ड इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। इंट्रामोलिकुलर फोर्स क्या है, द फोर्स of attraction present between नहीं, present within molecule, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो मॉलिक्यूल के दरमियान में पाई जाए उसको हम क्या कहते हैं,
इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट विद इन मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल देखें। अब इसके यहीं से आप कह सकते हैं कि इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस ये आपके पास स्ट्रॉन्ग होती हैं। इंट्रा मोलिकुलर forces are stronger than intermolecular force। सही है, इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स से। इसकी एग्जांपल आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, these are इंट्रामोलिकुलर फोर्स। तो देखो आयनिक बॉन्ड आप पढ़ चुके, कोवेलेंट बॉन्ड आप पढ़ चुके, इसी को बेटा इंट्रामोलिकुलर फोर्स कहते हैं। देखिए द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट विद इन मॉलिक्यूल, तो देखो HCl एक मॉलिक्यूल है, तो इनके दरमियान ये जो आपके पास कोवेलेंट बॉन्ड जिसको आप बोलते हो, ये प्रेजेंट विद इन मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसी को हम बेटा क्या कहते हैं, इंट्रामोलिकुलर फोर्स कहते हैं। तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान होती है उसको बोलते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स, और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो मॉलिक्यूल के इन बिटवीन पाई जाए, जैसे आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, उसको बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर फोर्स। और इंट्रामोलिकुलर फोर्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू इंटरमोलिकुलर फोर्स, उसको हमने एक्सप्लेन किया है। ओके, HCl की एग्जांपल के साथ, केमिकल बॉन्ड, है ना। तो ये था आपका आज का लेक्चर जिसमें हमने इंटरमोलिकुलर फोर्स के इन डिटेल कॉन्सेप्ट को पढ़ा, एग्जांपल देखी, फिर हमने इसकी इंपॉर्टेंस की बात की, फिर एक आपको इंपॉर्टेंस डिफरेंस करवाया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरमोलिकुलर फोर्स एंड इंट्रामोलिकुलर फोर्स। इनका डिफरेंस आप फर्स्ट ईयर में जाकर भी कवर करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको या वहां पर जाकर आप बहुत इन डिटेल से पढ़ने वाले हैं। सही है, तो मैं आपको यहाँ पर ही चीजों का टच करवा देता हूँ, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करवा देता हूँ। होप तो आपको समझ आ जाती होगी। डेफिनेटली सर आती है हमें समझ, वेरी गुड। तो ताकि आपको हायर क्लासेस में जाकर किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो। आपकी बुक में चाहे एक डेफिनेशन है, लेकिन इसके पीछे के कॉन्सेप्ट्स आपने देखे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो मैंने आपको सारे कवर करवा दिए हैं। होप सो इंटरमोलिकुलर फोर्स को लेकर आपके माइंड में अब कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब कौन कौन से टाइप्स की इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है जिसमें डायपोल डायपोल इंटरेक्शन आता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आती है, उसको हम कवर करेंगे। ओके, सो नमाज पढ़ते रहें, कुरान पाक की तिलावत करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट, अल्लाह हाफिज।